हेलो एवरीवन, क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मॉडल सेट 3 के सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। मॉडल सेट 3 के सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे। टर्म 2 क्लास 11th जैक बोर्ड। ये 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 7 में से कोई 5 आपको बनाने होंगे। ठीक है। मॉडल सेट 3 सेक्शन बी 3 मार्क्स इंटू 5 15 मार्क्स। ठीक है। मॉडल सेट 3 सेक्शन बी 3 मार्क्स इंटू 5 15 मार्क्स। पहले हम लोग वो क्वेश्चन इसमें से देखेंगे जो क्वेश्चन समझने वाले हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें डेफिनेशन सिर्फ है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग समझने वाले क्वेश्चंस को करते हैं। लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में आपको थ्योरी वाले क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं सेट 3 का सेक्शन बी। और पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अभी नहीं कर रहे हैं, वो डेफिनेशन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हेस लॉ, ये हम लोग लास्ट में करेंगे। अब हम लोग पहले सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अच्छा, ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- आयन। CO3 2- आयन है, यानी आपके पास कार्बोनेट आयन है। कौन सा आयन है? कार्बोनेट आयन है। और इस कार्बोनेट आयन का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इस कार्बोनेट आयन का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे कि इस मॉलिक्यूल में, इस आयन में कौन से एटम की संख्या सबसे कम है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कार्बन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है। और इस मॉलिक्यूल में या आयन में जिस भी एटम की संख्या सबसे कम होती है वह सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करता है, और बाकी जो एटम बच जाते हैं उनको हम कॉर्नर एटम्स कहते हैं। और हम सेंट्रल एटम को कॉर्नर एटम से अपनी मर्जी से सिंगल बॉन्ड से सभी को जोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ CO3 2- में सेंट्रल एटम हो जाएगा कार्बन, और कार्बन से हम अपनी मर्जी से 3 ऑक्सीजन को इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार तीनों को एक ही दिशा में नहीं कर देंगे, बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी 360 डिग्री को 3 बराबर भाग में बांटेंगे। तो 120 120 120, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 120 120 120। मतलब इस प्रकार से मॉलिक्यूल बनाना है कि सिमेट्रिकल हो, यानी इसका रिपल्सन इस पर, इसका इस पर रिपल्सन जो होगा वो कम से कम हो। इसीलिए इस तीनों को हम ऐसा बनाएंगे, ना कि तीनों को ऊपर या तीनों को नीचे या 2 को बायां 1 को दाहिना, ऐसा नहीं। इस प्रकार से हम तीनों को इक्वली डिवाइड करेंगे कि डिवाइड करने से तीनों के बीच में लगने वाला रिपल्सन सबसे कम हो सके। इसीलिए इसको हम इस प्रकार ट्रायंगुलर शेप में बनाएंगे। ठीक है। अब हमको क्या देखना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या निकालना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एटम के सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हम लोग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 यानी 2,4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 यानी 2,6, यानी कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया और ऑक्सीजन का 6 + 6 + 6। नहीं समझ पाए भाई? ऑक्सीजन की संख्या 3 है ना, तो एक ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हुआ? 6 × 6 × 6, यानी 6 × 3 18, या 6 + 6 + 6। और कार्बन का हो गया 4 और ऑक्सीजन का हो गया 6। 3 ऑक्सीजन का था, इसलिए 6 + 6 + 6। अब ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयन है। इसके पास 2- चार्ज है। माइनस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो इसके पास दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ गई। यहाँ पर 2- है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। समझ रहे बातों को? अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6 × 18 4 22 और 2 24, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है, इन 24 इलेक्ट्रॉन की मदद से आपको पहले कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा करना है। और जब कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो जाए उसके बाद सेंट्रल एटम का करना है। यानी समझ लीजिए कि ये माँ है और किनारे किनारे वाले बच्चे हैं। पहले बच्चों का पेट भरना है, जब बच्चों का पेट भर जाए तब माँ के बारे में सोचना है। ठीक है। तो यहाँ टोटल 24 इलेक्ट्रॉन है और 24 में से कितना इलेक्ट्रॉन खपत हो गए हैं? 24 में से 2 4 और 5 और 6, 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन खपत हो चुके हैं।
सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करने की वजह से 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो चुकी है, टोटल इलेक्ट्रॉन है। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4। बॉन्ड पेयर निकालने का क्या बताए हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यानी 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3 बॉन्ड है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स खपत हो चुके हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 24 है और 24 में से 6 इलेक्ट्रॉन खपत हो गए, तो बचे कितने? इसको लिखते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोल रहे हैं? बीपीई मतलब हुआ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार एलपीई का मतलब क्या हुआ? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे निकालते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। क्यू मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन 24 और 24 में से कितने खपत हो गए? 6। तो बचे कितने? तो 24 में से गए 6, कितने बचेगा? 18 इलेक्ट्रॉन, यानी 24 माइनस 6 यानी कितना हो गया? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास आया है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये 18 इलेक्ट्रॉन की मदद से आपको पहले क्या करना है? सभी का कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा करना है। और जब सभी कॉर्नर एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो जाए देन आपको सेंट्रल एटम के बारे में सोचना है। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस 18 इलेक्ट्रॉन में से इसका देखो ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी माना जाएगा, ऑक्सीजन का भी माना जाएगा, शेयरिंग से बना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन और कितना घट रहा है? ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो 2 है, इसका मतलब 3 4 5 6 7 8। और इस प्रकार 3 लोन पेयर दे करके हमने ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया। अभी 18 इलेक्ट्रॉन में से कितना इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पर दिया? 6 दिया है। अभी बच्चे कितने? 12 में फिर इसको भी इसी प्रकार 6 दे देंगे, तो इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन को भी क्या दे देंगे? 2 2 4 2 6 दे देंगे। इस प्रकार 6 इसको दिए, 6 इसको दिए, 6 इसको दिए, और इस प्रकार 18 इलेक्ट्रॉन तीनों को 6 दे करके हमने तीनों कॉर्नर एटम्स यानी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा कर दिया। अब हमें यह देखना है कि अब बच्चों का पेट भर गया, अब माँ के बारे में देखना है। अब हमें देखना है कि क्या सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हुआ। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से और 2 इलेक्ट्रॉन इधर से, यानी एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगा ना। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। तो इसके पास क्या हो गया भाई? 2 4 6, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए। होने कितने चाहिए थे? 8, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन हमारे पास तो 18 इलेक्ट्रॉन ही था, और जो कि हमने सारा यहाँ कंज्यूम कर दिया, खपत कर दिया, खर्च हो गया। अब हमको इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका होगा रेजोनेंस। इस प्रकार से हम रेजोनेंस करवाएंगे, यानी शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। तो अब क्या होगा देखिएगा ध्यान से। अब इसको हम बनाते हैं, देखो COOO 2 4 6 2 4 6 2 4। अब देखो इसके पास जो एक लोन पेयर है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। इसी को कहते हैं रेजोनेंस, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसके पास 3 लोन पेयर था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। और इसमें से जो ऊपर वाले में से जो लोन पेयर 3 लोन पेयर था उसमें से 2 लोन पेयर को एडिटिव रहने दिए हैं, और एक लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा और एक कार्बन को दे देगा। इस प्रकार इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। अब बताइए क्या इसको देने से ऑक्सीजन का ऑक्टेट डिस्टर्ब हुआ क्या? देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में 4, और उसके बाद फिर कितना? 5 6 7 8। इस प्रकार इसको देने से उसका कम नहीं हुआ, बल्कि लोन पेयर से बॉन्ड पेयर बन गया। और अच्छी बात है, रिपल्सन कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लोन पेयर में बहुत अधिक रिपल्सन होता है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उतना रिपल्सन नहीं होता है। तो ये चाहेगा कि मेरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो ये अपना एक लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हो गया? इन दो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस। इसका एक और तरीका हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ा नहीं कि यही वाला ऑक्सीजन ऊपर वाला ही दे। ऐसा ये वाला ही ऑक्सीजन भी दे सकता था, ये वाला भी दे सकता था। यानी 3 कॉर्नर एटम है और तीनों से हम रेजोनेंस होता हुआ दिखाएंगे। इसका मतलब यह हुआ, इसकी एक और संभावना हो सकती है। क्या हो सकती है? सपोज इस बार ऊपर वाला ऑक्सीजन नहीं दे करके, इस बार ऊपर वाला ऑक्सीजन नहीं दे करके सपोज दैट इस बार ये किनारे वाला ऑक्सीजन दे दे। तो ऐसा करने से क्या होगा? एक लोन पेयर और एक लोन पेयर तो एडिटिव रह जाएगा,
और तीसरा लोन पेयर जो है वो तीसरा लोन पेयर डबल बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यह भी एक संभावना है, यह भी एक संभावना है। इस प्रकार एक और संभावना इससे बनता हुआ दिख रहा है, और वो क्या है, हो सकता है कि इस बार ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जैसे किया था, एक बार ये वाला किया तो ये वाला भी कर सकता है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसमें अगर डबल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो 3 लोन पेयर दिखाएंगे। इसमें अगर लोन पे डबल बॉन्ड नहीं दिखा रहे हैं तो इसका भी लोन पेयर डिस्टर्ब नहीं हुआ है, मतलब 3 लोन पेयर दिखाएंगे। इसमें इस बार क्या कर रहे हैं, 1 लोन पेयर और 1 लोन पेयर। अब 1 लोन पेयर जो और दिखाना चाहिए था उसको हम डबल बॉन्ड में दिखा रहे हैं, और इस कारण से एक यह संभावना है, एक यह संभावना और एक यह संभावना है, यानी ये तीनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहे जाएंगे। और इसी को हम बोलते हैं CO3 2-। 2- कहां से आया सर, आप एक बात बताइए। ये तो हो गया CO3 के बारे में। 2- था मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने लिया ना, इसलिए ये 2- कहां गया। अरे भाई ये 2- लिए तब ना यहाँ पर 24 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगर इस 2- को नहीं लेते तो 22 इलेक्ट्रॉन ही होता ना। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तभी तो इसके पास 6 गया, इसके पास 6 गया, इसके पास 6 गया 18, और 6 इधर से आया 24, तभी तो पूरा हुआ। तो ये मत सोचो कि 2- कहाँ गया, 2- आया तभी तो रेजोनेंस पॉसिबल हो पा रहा है। अगर 2- नहीं आता तो ये स्ट्रक्चर ही नहीं बनता। तो यही कहलाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ में आया। इसका हम चाहे तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते थे, मतलब इन तीनों को मिलाकर ओवरऑल एक स्ट्रक्चर भी बना सकते थे, लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला नहीं है। लेकिन जरूरत पड़ने पर आप एक रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बना सकते थे, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों को मिलाकर आप ऐसा ही बना सकते थे। C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और उसके बाद क्या करते, 2 लोन पेयर इस पे दिखाते, 2 लोन पेयर इस पे दिखाते, 2 लोन पेयर इस पे दिखाते, और एक एक बॉन्ड तीनों के साथ डॉटेड डॉटेड करके दिखाते। मतलब जरूरत पड़ने पर ये भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यह भी बन सकता है, यह भी बन सकता है। और इसीलिए तीनों पर हम 3-3 लोन पेयर के बजाय 2-2 ही लोन पेयर दिखाएंगे, और एक डॉटेड लाइन से हम पाई बॉन्ड को दिखाएंगे। और इस तरह से स्ट्रक्चर को बनाने को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ CO3 2-। तो अगर हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने बोला है तो ये तीनों को बना देंगे, और अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने बोलता तो हम ओवरऑल इसको बनाकर, क्योंकि देखो तीनों पर हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि एक बार इस पर आ रहा है बायां वाला पर, एक बार ऊपर वाला पर, एक बार दाहिना वाला पर, तो तीनों पर संभावना है। तो तीनों को कंबाइन करके ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बनाए हैं, इसीलिए हम इस प्रकार से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। ऐसा रेजोनेंस इसलिए होता है ताकि वो मॉलिक्यूल स्टेबल बना रह सके। एरो हेड दोनों तरफ दिखाएं, मतलब इधर भी जा सकता है वापस भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है वापस भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका बन गया CO3 2- का। आपको एग्जाम में जो बनाने बोला है वो आप इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना दें, यहाँ तक बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी जितना आपको मैंने कराया है ये पूरा एज इट इज कॉपी कर दें एग्जाम में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर किसी के मन में कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बनाना आ गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। इसको हम मिटाना चाहते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 9 का सॉल्यूशन था, मॉडल सेट 3 सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 अभी बाकी है, 8 नंबर कराएंगे आपको। उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको लास्ट में कराएंगे। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, एक बात समझिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 समझिएगा। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन है, सपोज दैट AA प्लस BB टेंड्स टू CC प्लस DD, इस तरह से आपको कोई रिएक्शन दिया हुआ है। ये रिवर्सिबल का साइन है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट वापस टूट करके रिएक्टेंट बन रहा है। तो अगर हमको इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए बोला जाए, इस रिएक्शन का, अगर ये जनरल इक्वेशन है, अगर हमको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखने के लिए बोला जाए, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखने के लिए बोला जाए, तो उसको हम लिखेंगे Kc। क्या लिखेंगे? Kc। K मतलब कांस्टेंट और C मतलब इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमको लिखने बोलेगा तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। देखो जो कैपिटल में है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C, और जो इसका कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर D नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C
कंसंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, यानी पहले प्रोडक्ट का लिखना है और प्रोडक्ट में जो कैपिटल लेटर में है वो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट है और स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d जो है वो कोएफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्री है, रेशियो है। मतलब ये a b c d जो स्मॉल a b c d है ये आपको नंबर ऑफ मोल्स बता रहे हैं कि इतने मोल रिएक्ट कर रहे हैं और सी डी इतने प्रोडक्ट इतने मोल प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो जो कोएफिशिएंट में रहेगा नंबर रहेगा उसको पावर में ले जाना है, डिवाइडेड बाय कैपिटल A टू दी पावर, जो कोएफिशिएंट में रहेगा पावर, और कैपिटल B टू दी पावर B। अगर A का जो कोएफिशिएंट में रहेगा वो A का पावर हो जाएगा, B का कोएफिशिएंट जो रहेगा B का पावर हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना। तो आपको रिएक्शन दिया है, आपके पास एक एग्जांपल कराते हैं आपको। एग्जांपल क्या करा रहे हैं, वही क्वेश्चन करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है N2 + 3H2 टेंड्स टू 2NH3। ये आपको एक रिएक्शन दिया है और आपको इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने बोला है। इसको लिखेंगे KC इज इक्वल टू, देखिए इसको हम बोलेंगे A, यहाँ पर देखिए पहचानिए जरा, स्मॉल a का वैल्यू 1 है, कैपिटल A का वैल्यू N2 है, स्मॉल b के जगह पर 3 है, कैपिटल B के जगह पर H2 है, स्मॉल c के जगह पर 2 है, कैपिटल C के जगह पर NH3 है, स्मॉल d 0 है और कैपिटल D भी क्या है 0 है। समझ रहे, इस इक्वेशन से इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो A + B टेंड्स टू C + D, D के जगह पर कुछ नहीं है, तो इसका अगर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा तो हम लिखेंगे C टू दी पावर C, यानी NH3 का पावर में क्या लिखेंगे 2 करेंगे। अब D में कुछ नहीं है तो यहाँ D इंटू 0 नहीं कर देंगे, छोड़ देंगे। D के जगह पर कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, 0 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय A के जगह पर क्या है N2 का पावर क्या है उसको 1 लिख देंगे और H2 की जगह पर क्या है H2 लिख देंगे और B की जगह पर क्या है 3 है। ये मेरा हो जाएगा आंसर, यही आपको लिखने के लिए बोला है। तो बोला है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो आप इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कवर करेंगे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार अगर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा एग्जांपल आपको क्वेश्चन देता है, दूसरा आपको दिया है H2 + I2 टेंड्स टू 2HI दिया है, ये एक रिएक्शन दिया है। इसी प्रकार इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे KC = HI, प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कितना 2, डिवाइडेड बाय H2 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, I2 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब आप 1 दिखा भी सकते हैं 1 नहीं भी दिखा सकते हैं और यह क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया B का सॉल्यूशन। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है, वो दिया है CO2 + C टेंड्स टू 2CO। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसको बना भी लेंगे। यहाँ क्या करेंगे KC = क्या हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का पावर 2, डिवाइडेड बाय CO2 का पावर 1 एंड C टू दी पावर 1 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार A, B और C का आपका तीनों का ये हो गया आंसर। तो अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए बोला जाए तो इस प्रकार अगर कोई इक्वेशन दिया हो तो आप इस प्रकार लिखेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई अगर डाउट रह गया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे चलेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 11 आता है, यह भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हम लोग बाद में करेंगे, 8 और 11 आप पहले 12 करते हैं जो समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, इसको मिटाना चाहते हैं मिटा दें। आप लोग को बताया गया था डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है। वैसा रिएक्शन जिसमें सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और सेम स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा हो, वैसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके पिछले वाले मॉडल में बताया है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कहता है और क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है ClO माइनस ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस और बोलता है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्पीसीज है जो चारों में से कौन ऐसा स्पीसीज है जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा और क्यों। तो इसका सीधा सा आंसर है, इसका जो आंसर है यानी क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन क्वेश्चन है which one will not show disproportionation reaction, इनमें से कौन जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। Which one will not show disproportionation reaction और क्वेश्चन कहता है why, क्यों, ये आपका सवाल है। तो एक बात समझ लीजिए, इन चारों में जो सी आंसर इसका जो है वो क्या है, सी देख के ही समझ में आ रहा है ClO4 माइनस। क्यों सर, इसका आंसर है सी है, सबसे लास्ट वाला ClO4 माइनस।
ये कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों सर? इसका जवाब है, रीजन इसका यह है क्योंकि इस ClO4 माइनस को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन जो अंडरलाइंड है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो जरा। जब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हो जाएगा X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 और 4 ऑक्सीजन है, 4 से गुना करेंगे, ओवरऑल इस पर कितना चार्ज है -1, तो -1 से इक्वेट कर देंगे। ऐसा ही तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मॉलिक्यूल में या आयन में तो जिसका निकालना है उसको X, ऑक्सीजन का हमेशा -2 और 4 ऑक्सीजन का है तो -2 × 4, ये क्या हो गया X = 4 × 8 -8 = -1, X = क्या हो गया -1 + 8, 8 में से गया तो 7, यानी X का वैल्यू आया +7, अर्थात क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है 7 है, विच इज हाईएस्ट। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बताइए, ये जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से ही ClO4 माइनस में है। अब अगर हम देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो एज वेल एज रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन ऑफ सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसी को तो कहते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, उसी को तो कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ClO4 माइनस का ऑक्सीडेशन, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी ClO4 माइनस में Cl का ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं हो सकता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। इसका रिडक्शन हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घट सकता है, पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ सकता है क्योंकि 7 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि इसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, इसका रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन तो हो नहीं सकता है, सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, और इसी कारण से इसका कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं हो सकता है। समझ में आया? ये हो गया इसका आंसर। ClO कारण समझ में आ गया? ये ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, विच इज हाईएस्ट एंड सो फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, और इसीलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन संभव नहीं है और इसीलिए ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। क्या लिखा हुआ है? एंड सो फर्दर ऑक्सीडेशन विच इज हाईएस्ट एंड सो फर्दर ऑक्सीडेशन नॉट पॉसिबल, और इसी कारण से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। समझ में आ गया? चलो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, लेकिन 13 से पहले 14 कर लेते हैं। 14 छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक्सप्लेन व्हाई द गिवन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन व्हाई द गिवन कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। क्वेश्चन कह रहा है आपको एक इस प्रकार से कंपाउंड दिया गया है और आपको कहता है ये जो कंपाउंड है व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। ये कंपाउंड एरोमेटिक क्यों नहीं है? तो कल ही आपको लिखवाए हैं कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी, 4 कंडीशन लिखवाए थे। क्या कंडीशन है भाई? देखो कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी क्या है? एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर एरोमेटिक, कोई कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं, उसके लिए पहला कंडीशन लिखवाए थे उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4n+2। यहाँ n का वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन थे। दूसरा क्या लिखवाए थे कि कॉन्जुगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेट होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए था? प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। और चौथा क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक। ये 4 कंडीशन अगर है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक है, अदरवाइज वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब n का वैल्यू अगर 0 यहाँ पुट करेंगे, 4n+2 में n का वैल्यू n लिखा हुआ है, तो 4n+2 में अगर n का वैल्यू 0 पुट करेंगे
तो क्या हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, यानी 2 पाई। अच्छा n के वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6 पाई, यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसा होना चाहिए, या तो 2 पाई होना चाहिए या 6 पाई होना चाहिए। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, 4 2 8 + 2, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और इसके पास कंपाउंड के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, देखो पाई बॉन्ड बनाने वाले, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। डबल बॉन्ड में ये वाला जो बॉन्ड है बाहर वाला ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, और पाई बॉन्ड्स बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हियर पाई इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। कितना है, 4। जबकि हक्कल रूल के हिसाब से इसको हम लोग क्या कहते हैं, बट एज पर हक्कल रूल HUCKLE, हक्कल रूल कहता है एरोमेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 6 पाई होना चाहिए, 4 पाई तो नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो बट एज पर हक्कल रूल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बट एज पर हक्कल रूल कंपाउंड्स containing 4 pi electrons, compound containing 4 pi electrons are not an aromatic compound, क्योंकि ये 4 pi electrons कैरी कर रहा है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स कभी भी 4 pi electrons कैरी नहीं करते हैं, या तो 2 पाई या 6 पाई या 10 पाई करते हैं। पर यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है ये आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है, और इसीलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता है। समझ में आ गया। इसके बाद अगला आपके पास आता है वुर्ज रिएक्शन। इसको मिटाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था, ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था सेक्शन बी मॉडल सेट 3। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है। n का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकता है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। अच्छा, कहता है क्वेश्चन नंबर 13 वुर्ज रिएक्शन क्या होता है। वुर्ज रिएक्शन क्या होता है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। और पहला क्वेश्चन आपको दिया है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन आप लोग जानते हैं, ये अल्काइल हैलाइड में हेलो एल्केन से डबल चेन वाला एल्कीन बनाने के काम में आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल अगर आपने लिया है CH3Cl का, और इसको आप 2 सोडियम के एटम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर यहाँ पर सॉल्वेंट रहेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, CH3 के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, और 2 सोडियम और 2 क्लोरीन मिलकर के 2NaCl बन जाएंगे। इस रिएक्शन को हमने हजारों बार पढ़ाया होगा, कितना बार बताया है। अगर आपके पास क्लोरोमीथेन है तो क्लोरोमीथेन से क्या बन गया, इथेन बन गया। तो मतलब इसका जो दो एक्चुअल में हुआ क्या, ध्यान समझिए। एक्चुअल में हुआ यहाँ पर क्या, CH3Cl + 2Na + ClCH3, ये 2 मॉलिक्यूल क्लोरोमीथेन का है। इसको हम ऐसा अलग अलग लिख सकते हैं। अब यहाँ का 2 क्लोरीन और 2 सोडियम मिलकर के 2Na और 2Cl मिलकर क्या बन गया, 2NaCl। और ये वाला जो CH3 है और ये वाला जो CH3 है, ये आपस में क्या हो गए, इंटरकनेक्ट हो गए, और 2 सोडियम और 2 क्लोरीन क्या हो गए, बाहर हो गए। एक दूसरा उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3CH2Br, इसका नाम क्या है, ब्रोमोइथेन। इस कार्बन में इस कंपाउंड में 2 कार्बन है, हमको इसे डबल बनाना है, 4। चार्ज वाला चेन कैसे बनेगा, जादू तो है नहीं, यानी इसका 2 मॉलिक्यूल लेना है। कितना मॉलिक्यूल लेना है, 2 मॉलिक्यूल लेना है, और 2 सोडियम का एटम लेना है, और सॉल्वेंट के तौर पर ड्राई ईथर लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, पहला मॉलिक्यूल का CH3CH2 और दूसरा मॉलिक्यूल का CH2CH3 कंबाइन हो जाएगा, और 2 सोडियम और 2 ब्रोमीन मिलकर क्या बन जाएगा, 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। यहां पर क्या हुआ होगा, यहां पर भी वही हुआ होगा। क्या हुआ होगा, यानी जो 2 मॉलिक्यूल है उसमें पहला मॉलिक्यूल का CH3CH2Br + 2Na प्लस दूसरा मॉलिक्यूल घुमा के लिख दो CH2CH3। ये 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऐसे लिए, एक मॉलिक्यूल ऐसे लिए। अब यहाँ का Br, यहाँ का Br, 2Br और 2 सोडियम, 2 सोडियम और 2 ब्रोमीन मिलकर क्या बन जाएगा, 2NaBr।
अब यहाँ का CH3CH2 और यहाँ का CH2CH3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कनेक्ट। ये पहला वाला मॉलिक्यूल से आया, ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल से आया, दोनों क्या हो जाएगा, कनेक्ट होकर क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। इसी को हम लोग कहते हैं वुर्ज रिएक्शन, यानी कार्बन चेन को 2 से लंबा करने का, बढ़ाने का तरीका होता है वुर्ज रिएक्शन। कॉपी करिए इसको। इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिखेंगे द रिएक्शन, ये वुर्ज रिएक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं, RKN लिखे हैं मतलब रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल, on treatment with sodium metal in dry ether solution, gives higher alkanes, is known as Wurtz reaction, तो वुर्ज रिएक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, द रिएक्शन इन विच अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, हेलो एल्केन या अल्काइल हैलाइड, ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन गिव्स हायर एल्केन। हायर मतलब ये क्या था, क्लोरोमीथेन, इसे क्या बन गया, इथेन। ये क्या था, ब्रोमोइथेन, इसे क्या बन गया, ब्यूटेन। तो हायर नंबर ऑफ एल्केन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन चेन को लंबा करने के लिए, डबल से लंबा करने के लिए, मतलब एक कार्बन वाला कंपाउंड है तो उससे 2 कार्बन वाला बन जाएगा, 2 है तो 4 वाला बन जाएगा, 4 है तो 8 वाला बन जाएगा, 8 है तो 16 वाला बन जाएगा। डबल कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने इसका 2 मॉलिक्यूल लिया है और 2 सोडियम एटम लिया, इसीलिए इसी को कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कीजिए इसको फटाफट। ये वुर्ज रिएक्शन का डेफिनेशन हुआ और ये उसका एग्जाम्पल हुआ। इसी प्रकार दूसरा आपके पास है, क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इसको भी कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं इसको। दूसरा है इसी के अंदर फ्रीडल-क्राफ्ट, FRIEDL, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब है अल्काइल ग्रुप का जोड़ना। अल्काइल जैसे मिथाइल ग्रुप का जुड़ना, इथाइल ग्रुप का जुड़ना, प्रोपाइल ग्रुप का जुड़ना बेंजीन रिंग में, इसी को कहते हैं अल्काइलेशन। इसे उदाहरण लेते हैं हम लोग। सपोज दैट आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग है। क्या है आपके पास, बेंजीन रिंग है। इसको हम रिएक्शन कराते हैं CH3Br के साथ। यहाँ पर हमको कैटलिस्ट लेना पड़ेगा AlCl3। ऐसा करने से क्या होगा, बेंजीन रिंग से कहीं एक जगह से, कॉर्नर से, आप क्या समझ रहे हैं, बेंजीन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, बेंजीन का मतलब हर कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन है, कॉर्नर में एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इसी को तो कहते हैं C6H6। और ऑल्टरनेट में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेंजीन का, C6H6। लेकिन ये बेंजीन है। अब यहाँ पे अगर किसी कार्बन में कुछ जोड़ना है तो आप जब तक कार्बन से हाइड्रोजन को नहीं हटाइएगा तब तक उसमें कुछ जुड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये कार्बन सभी, जितने भी कार्बन है सभी 4-4 बॉन्ड पहले से ही बना रखे हैं। यानी कि ये कार्बन को देखो तुम जरा, एक बॉन्ड इधर से बनाया है, एक इधर से 2, एक इधर से 3 और एक डबल बॉन्ड 4। कोई भी कार्बन तुम देख लो, सभी कार्बन 4-4 बॉन्ड बना रखे हैं और 4 से अधिक बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं है। तो इसका मतलब अगर कार्बन में कुछ जोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ मान लो हाइड्रोजन सपोज दैट था और यहाँ कार्बन था, तो हाइड्रोजन पर प्लस आ जाएगा, कार्बन पर माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार कार्बन और ब्रोमीन में, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ब्रोमीन पर माइनस और कार्बन पर प्लस आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ का Br माइनस और यहाँ का H प्लस क्या हो जाएगा, H प्लस Br माइनस मिलकर HBr बन जाएगा। और यहाँ कार्बन का माइनस और यहाँ का CH3 प्लस, इसके जगह पर क्या आ जाएगा, CH3। और इस प्रकार ये आपके पास बेंजीन था। अब बेंजीन से क्या बन गया, मिथाइल बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन पर मिथाइल लग गया तो इसको बोलेंगे मिथाइल बेंजीन, या इसका कॉमन नेम होता है टॉल्यून। क्या होता है इसका कॉमन नेम, टॉल्यून होता है। तो कभी भी अगर बेंजीन में कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ना हो, यहाँ मिथाइल ग्रुप जोड़ रहे हैं, अगर यहाँ C2H5Br लेते तो इथाइल ग्रुप जुड़ जाता,
इसी प्रकार बेंजीन में अल्काइल ग्रुप के जोड़ने की प्रक्रिया को एल्काइलेशन कहते हैं, और ये बात फ्रीडल क्राफ्ट्स ने बताया था, इसीलिए इसको फ्रीडल और क्राफ्ट्स के नाम पर फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ CH3Br ही हो, यहाँ CH3Cl भी हो सकता था, परंतु यहाँ अगर Cl होता तो यहाँ HBr नहीं, यहाँ HCl बाहर निकलता। यह आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ H कहाँ से आया। तो आप जानते हैं कि जब तक बेंजीन रिंग में कार्बन सभी जगह CH है, जब तक इस कार्बन से हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर कुछ जुड़ेगा नहीं। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला सो और यहाँ का ब्रोमीन था सो HBr बन गया। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका डेफिनेशन लिखते हैं, एन अल्काइल ग्रुप can be added TO2 benzene by इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन इज कॉल्ड। आपको अगर डेफिनेशन नहीं भी लिख पा रहे हैं, इसी को बना के लिख देना है यार। जो एग्जाम्पल याद है इसी को बढ़ा चढ़ा के अपने बैड में लिख देना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। एन अल्काइल ग्रुप कैन बी एडेड टू अ बेंजीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक ELECTROPHILIC इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन रिएक्शन। और इस प्रकार से आप लोगों का क्या हुआ? ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग अब आगे चलेंगे, और आगे हम लोग क्या चलेंगे अब? इसके बाद हम लोग को जो क्वेश्चन बच गया, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, उसको अब हम लोग करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड होता हूं। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि क्या होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इसका डेफिनेशन में लिखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या कहता है? देखिए, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी कि 2 एटम जब मिल करके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी 2 एटम, 1 मोल हाइड्रोजन एटम फिर 1 मोल हाइड्रोजन एटम, एक मोल हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। 1 मोल हाइड्रोजन एटम और 1 मोल हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा। तुम सोचोगे 1 और 1 2, अरे भाई एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल ना बन गया। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम और 1 मोल हाइड्रोजन एटम मिलेगा तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना। तो कहता है कि जब 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स मिल करके अगर 1 मोल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के दौरान जितना एंथैल्पी चेंज होता है उसी को हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। एग्जांपल कहता है अगर कोई प्योर एलिमेंट, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया H2O2 N2, ये तो पढ़ाया हुआ भी है। अगर कोई प्योर एलिमेंट रहता है जैसे H2 है, O2 है, N2 है, सेम एटम के साथ ही कंबाइन करता है तो उसके बनने के दौरान कोई एंथैल्पी चेंज नहीं होता है और वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। विथ ऑल सबस्टांसेस इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। दूसरा क्या कहता है? हेस लॉ। हेस लॉ कहता है, थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन है, कहता है कि कोई रिएक्शन अगर एक स्टेप में पूरा होता है और एक स्टेप में पूरा होने पर वो जितना एनर्जी रिलीज करता है, अगर वो नंबर ऑफ स्टेप्स में भी अगर वो रिएक्शन होता है और वही प्रोडक्ट बनता है तो नंबर ऑफ रिएक्शंस पे होने के बाद भी उतना ही एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब जैसे हमको यहां से दिल्ली जाना है, या यूं समझ लो आप, मैं समझा आपको, ये समझ लो आप, मान लो आपको ए से जाना है डी, तो ए से डी जाने में मान लो 100 रुपया खर्चा है। ठीक है। तो कहता है आप ए से बी जाइए, फिर बी से सी जाइए और सी से डी जाइए, तब भी आपको 100 रुपया ही खर्चा करना पड़ेगा। डजंट मैटर तुम कितना स्टेप में जाते हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर चलना ए से स्टार्ट किए हो और पहुंच अगर डी में रहे हो तो चाहे एक बार में जंप करके आओ, चाहे स्टेप बाय स्टेप करके आओ, आपको टोटल उतना ही एनर्जी रिलीज होगा जितना आप एक स्टेप में करें चाहे 14 स्टेप में करें।
यही है हेस लॉ। देखो क्या कहता है, कहता है द टोटल एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन। कितना स्टेप में आप रिएक्शन करते हैं उससे मैटर नहीं करता है। देखो उदाहरण दिया है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो इसके बनने के दौरान कितना एनर्जी लॉस हो रहा है, निकल रहा है 393.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रहा है। क्योंकि एनर्जी निकल रहा है इसीलिए हम इसको माइनस में दिखा रहे हैं। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड का बनना अगर 2 स्टेप में होता, पहला स्टेप में कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनता तो इसमें आपको क्या लिखा गया, ये 110 किलो जूल एनर्जी बाहर निकल रहा है। फिर ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड फिर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन किया और तब जाकर के CO2 बना, तो दूसरा स्टेप में -283 एनर्जी निकल रहा है। अब दोनों स्टेप का एनर्जी को जोड़ो तो 283 और 110 कितना हो जाएगा, 283 और 10, 293 और 100, 393.5। यानी चाहे एक स्टेप में चलिए चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स में कीजिए, वास्तव में एनर्जी उतना ही रिलीज होता है जितना कि वो एक स्टेप में हो, चाहे वो 14 स्टेप में हो, फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि एनर्जी चेंज जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेप से इंडिपेंडेंट होता है, और यही बात कहता है हेस लॉ कहता है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि यार मतलब अरे काम जब चाउमीन खाने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि एक प्लेट लेगा ना बाबू 40 रुपया का तो कम चाउमीन देगा, और अगर दो हाफ प्लेट लेंगे ना तो ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, हम लोग सोचते हैं कि अरे एक प्लेट अगर चाउमीन पैक करवाएंगे तो कम में देगा, और हाफ प्लेट 2 कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ये कहता है ऐसा नहीं होगा। ये कहता है तुम चाहे हाफ प्लेट 14 करा लो, चाहे 7 को एक प्लेट करा लो, 7 प्लेट फुल करा लो, चाहे 14 प्लेट हाफ करा लो, फर्क नहीं पड़ा है, दोनों बराबरी चाउमीन आएगा तुम्हारे पास। वो ऐसा सिस्टम से पैक किया हुआ रहता है। सो कहता है ये नहीं कि तुम 10 रुपया वाला 1 रुपया वाला शैम्पू का पाउच खरीदेंगे चाहे डब्बा खरीदेंगे, नहीं रे शैम्पू वाला पाउचवा में ज्यादा फायदा होगा। 40 रुपया का शैम्पू खरीदेंगे और 40 रुपया का डब्बा खरीदेंगे तो डब्बा में कम आएगा, क्या डब्बों का तो दाम जोड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है तुम चाहे सैकेट में खरीदो, पाउच में खरीदो, चाहे पूरा डब्बा खरीदो, डजंट मैटर, शैम्पू बराबर आएगा। और यही है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह गया है। अरे बहुत पेरते हो तुम लोग जी, मूड खराब कर देते हैं। देखो उसके बाद क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट और कैटेनाइजेशन, कैसे समझा इसको। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से नहीं कर सकेगा, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट और कैटेनेशन आप लोग खुद से कीजिए। एक आप लोग का असाइनमेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिए, नहीं होगा तो कमेंट में चेक कर लीजिएगा, देखते हैं पॉसिबल होगा अगर तो, या लास्ट में एक इमेज ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, मैं इमेज ऐड कर दूंगा, उसी में उसका डेफिनेशन लिखा होगा तो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।